नमस्कार दोस्तों। भारतीय विमान शास्त्र, कल्पना या सच्चाई। निश्चित तौर पर भारतीय होने के नाते हम हमेशा गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम अपने पुरातन इतिहास के बारे में कई बार बातें करते हैं, उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन विज्ञान तथ्यों के आधार पर चलता है। तथ्यात्मक रूप से आज मैं साबित करूंगा कि कैसे महर्षि भारद्वाज द्वारा विमान शास्त्र लिखा गया था। बकायदा कई शोधार्थियों ने इसके ऊपर अपने रिसर्च पेपर भी रखे, लेकिन साजिशन उन रिसर्च पेपर्स को कभी सामने नहीं आने दिया गया। इन सारी बातों को मैंने अपनी पुस्तक भारत का असली इतिहास में भी रखा था, और इस पुस्तक में कई महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी बातों को रखा था, योगदान दिया था। आज मैं इसी विषय पर एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कई और महत्वपूर्ण किताबों से, कई और ऐसे विदेशी रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अपने शोधों को रखा था, उनको कंपाइल किया है यहाँ पर। तो जस का तस उसको हिंदी में मैं आपके सामने आज रखूंगा। सबसे पहले तो 102वीं विज्ञान कांग्रेस मुंबई में की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी उसका जब इनॉग्रेशन करने गए थे तो आपने देखा होगा काफ़ी विवाद हुआ था। पाइथागोरस प्रमेय को लेकर भी, उस पर मैं कभी एक पूरा विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कई लोग इसमें डिमांड कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं वैमानिकी शास्त्र की। तो वहाँ पर जो अपना रिसर्च पेपर रखने वाले थे, उन सज्जन का नाम था श्री आनंद बोडस। आनंद बोडस जी अपना रिसर्च पेपर, जो कि भूतपूर्व फ्लाइट इंजीनियर भी रहे हैं और पायलट ट्रेनर भी रहे हैं, तो वो वैमानिकी शास्त्र के आधुनिक वैमानिकी शास्त्र के बारे में जानते हैं, और उनकी गहरी रुचि थी कि भारद्वाज ऋषि द्वारा जो कुछ लिखा गया था, क्या उसके कुछ अवशेष हैं, क्योंकि अवशेष ही बाकी है, पूरा वैमानिकी शास्त्र हमारे पास नहीं है। और इस पर बहुत अच्छा काम जो है वो किया था दयानंद सरस्वती जी के एक शिष्य थे, उन्होंने किया था। और बाद में आपने सुना होगा जो नाम है शिवकर बापूजी तलपदे, इनके बारे में काफ़ी आपने सुना होगा कि किस तरीके से उन्होंने एक विमान बनाया था, 1500 फुट की ऊंचाई तक उसको सक्सेसफुली उड़ाया भी था। अब दो बातें, वैमानिकी शास्त्र है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है। वो कैसे है, कहाँ कहाँ लिखा गया, वो मैं अभी आपको संक्षेप में आज बता दूंगा। जितना उसका हिस्सा बचा हुआ है उसको बता दूंगा, तो आगे कोई आपसे पूछेगा तो ये वीडियो आपके लिए काम आएगा और खुद आपकी जानकारियों को भी बढ़ाएगा। लेकिन बापू तलपदे जो थे, उनको तो आपको आधुनिक रूप से मानना चाहिए था, क्योंकि वो तो हाल के समय के व्यक्ति थे। जब भी कोई शोध होती है, अब विज्ञान की भाषा में, विज्ञान, मैं खुद विज्ञान का छात्र हूँ, और विज्ञान का छात्र होने के नाते और शोधार्थी होने के नाते मैं शोध की प्रक्रिया को समझता हूँ। जब भी शोध किया जाता है तो पुराने शोध को अगर वो रजिस्टर नहीं भी है तो भी उसको एक क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन राइट ब्रदर्स ने होलसेल क्रेडिट खुद ले लिया, और ये पाश्चात्य संस्कृति की हमेशा लूटने की एक आदत रही है, चाहे वो धन लूटना हो या फिर ज्ञान लूटना हो। ये ज्ञान की लूट थी। कैसे? उन्होंने बापू तलपदे को कभी भी कोई क्रेडिट नहीं दिया। भारतीय हम कहते रहते हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे लोग आ रहे फालतू की बातें कर रहे, और उसमें हमारे इंटरनेट वैज्ञानिक कौन है? ये जाते हैं, रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, गूगल पर पढ़ते हैं, और बड़ी बड़ी टीवी की डिबेट में बैठ जाते हैं और खारिज करने लग जाते हैं। इन्होंने कभी भारतीय स्क्रिप्चर्स का अध्ययन नहीं किया है। जिन्होंने भारतीय स्क्रिप्चर्स का अध्ययन नहीं किया है, उनको कोई अधिकार नहीं है भारतीय स्क्रिप्चर्स के खिलाफ बोलने का। अब अंग्रेज शोधकर्ता, अब मैं जिसका तस उदाहरण रख रहा हूं, अंग्रेज शोधकर्ता डेविड हैचर चिल्ड्रेस, नाम याद रखिएगा, ढूंढना हो ढूंढ लीजिएगा, आपको मिलती जाएगी। अपनी पुस्तक टेक्नोलॉजी ऑफ गॉड्स, द इनक्रेडिबल साइंस ऑफ द एंशिएंट के पेज नंबर 147 से 209, इनके बीच में इतने बड़े हिस्से में लिखते हैं, हिंदू एवं बौद्ध सभ्यताओं में हजारों वर्ष से लोगों ने प्राचीन विमानों के बारे में सुना और पढ़ा। महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित यंत्र सर्वस्व में इसे बनाने की विधियों के बारे में विस्तार से लिखा गया। ये कौन कह रहे हैं? डेविड हैचर चिल्ड्रेस अपनी किताब में। उनकी किताब आज भी मौजूद है, और वो लिख रहे हैं आगे, इस ग्रंथ को 40 उपभागों में बांटा गया। इसमें से एक वैमानिक प्रकरण था जिसमें 8 अध्याय और 500 सूत्र थे। महर्षि भारद्वाज लिखित वैमानिक शास्त्र की मूल कृतियां मिलना तो अब लगभग असंभव है, लेकिन 1952 में महर्षि दयानंद के शिष्य स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक द्वारा इस मूल ग्रंथ के लगभग 500 पृष्ठों को संकलित किया गया था, अनुवादित किया गया था, जिसकी पहली आवृत्ति 1959 में गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित हुई थी। देखिए, वो पुस्तक को क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा, उसके बारे में जानकारियां हासिल की। और हम आज आपको ढूंढना पड़े तो आपको पुस्तकें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? ये आना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर उनको गायब कर दिया गया, डिस्करेज किया गया। आज भी कोई ऐसी बात करता है तो उसको डिस्करेज किया जाता है। क्यों? चाहते ही नहीं है कि वो पुरानी चीजें सामने आए। जैसे था ही नहीं कुछ, अंग्रेजों के आने के पहले इस देश में कुछ था ही नहीं। अंग्रेजों के पहले सिर्फ इस्लामिक आक्रांता थे और कुछ नहीं था। उसके पहले कुछ था ही नहीं हमारे पास, हमने कोई तरक्की नहीं की। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, तो अचार बनाने की विधि सीखने आए थे हमारे पास में।
अब ये गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित हुई, लेकिन आधी अधूरी पुस्तक में भी ऐसी कई जानकारियां हैं जो आश्चर्यचकित कर देती है। डेविड हेचर लिखते हैं कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने विभिन्न विमानों के प्रकार, उन्हें उड़ाने संबंधी मैनुअल, विमान प्रवास की प्रत्येक संभावित बात और देखभाल आदि के बारे में विस्तार से समर सूत्रधार नामक ग्रंथ में लिखा है। इस ग्रंथ में लगभग 230 सूत्रों एवं पैराग्राफ की महत्वपूर्ण जानकारियां। डेविड आगे कहते हैं कि यदि ये सारी बातें उस कालखंड में लिखित एवं विस्तृत स्वरूप में मौजूद थी तो क्या कोरी गप थी? कैसे लिखा जाएगा? क्या किसी ऐसी विशालकाय वस्तु की भौतिक मौजूदगी के बिना सिर्फ कपोल कल्पना पर लिख दिया जाए? और कल्पना है तो इससे बड़ा तो कोई, वो भी लिखते हैं आगे कि इससे बड़ा तो कोई फिक्शन इस दुनिया में ही नहीं हो सकता है कि आदमी इतना कल्पनाओं में सोच ले। और कल्पना में वही सोचा जाता है जो कि कुछ या तो संभावित दिख रहा होता है या होता है, उन्हीं चीजों को लिखा जाता है। एक और अंग्रेज लेखक एंड्रयू टॉमस लिखते हैं कि यदि समर सूत्रधार जैसे वृहद एवं विस्तारित ग्रंथ को सिर्फ कल्पना भी मान लिया जाए तो निश्चित रूप से अब तक के सर्वोत्तम फिक्शन होगा। टॉमस सवाल उठाते हैं कि रामायण एवं महाभारत में भी कई बार विमानों से आवागमन एवं विमानों के बीच पीछा करने अथवा आपसी युद्ध का वर्णन मिलता है। इसके आगे सब, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये सब अंग्रेज शोधकर्ताओं की लिखी हुई बातें हैं। इसके आगे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के अवशेषों में भी विमानों के भित्ति चित्र उपलब्ध है। आपने कई बार तस्वीरें देखी होंगी, हेलीकॉप्टर और विमान दिखाई देते हैं। इसे सिर्फ काल्पनिक कहकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जा सकता। इन लुप्त हो चुके शास्त्रों, ग्रंथों एवं अभिलेखों की पुष्टि विभिन्न शोधों द्वारा की जानी चाहिए कि आखिर ये तमाम ग्रंथ और संस्कृत की विशाल बौद्धिक सामग्री कहाँ गायब हो गई और क्यों, किसने गायब की? ऐसा क्या हुआ कि एक बड़े कालखंड के प्रमुख सबूत गायब हो गए? तत्कालीन ऋषि मुनियों एवं प्रकांड विद्वानों ने कथित कल्पनाएं क्यों की होंगी, कैसे की होंगी? उन कल्पनाओं में विभिन्न धातुओं के मिश्रण अथवा अंतरिक्ष यात्रियों के खान पान संबंधी जो नियम बनाए गए हैं वो किस आधार पर बनाए होंगे, ये सब जानना जरूरी नहीं था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ही एक संस्कृत प्रोफेसर हैं वी.आर. रामचंद्रन दीक्षितार, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्टिकल है ये हमारे लिए, मतलब भारतीय धरोहर के लिए लिखा था। सुरेश चिपलूनकर जी ने बहुत ही अच्छा इसको उन्होंने कंपाइल किया है। और क्योंकि ये आर्टिकल के स्वरूप में था, फिर हमने भारत का असली इतिहास पुस्तक में इसको लिया था। विजय शंकर तिवारी जी जो कि भारतीय धरोहर के संस्थापक हैं, वो भी इसके संपादक मंडल में शामिल थे, तो उन्होंने ये सारे आर्टिकल्स हमें मुहैया करवाए थे। इस आर्टिकल में चिपलूनकर जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक कंपाइलेशन रखा है, एक एक बात रखी है जो शोध बताती है कि किस तरीके से शोध किए गए हैं और कहाँ कहाँ पर ये रिसर्च पेपर मौजूद हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत प्रोफेसर रामचंद्रन दीक्षितार जी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने वॉर एंड द एंशिएंट इंडिया इन 1944 में उन्होंने लिखा है इस किताब में कि आधुनिक वैमानिकी विज्ञान में भारतीय ग्रंथों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि सैकड़ों गूढ़ चित्रों द्वारा प्राचीन भारतीय ऋषियों ने पौराणिक विमानों के बारे में लिखा है। वो आगे लिखते हैं, राम रावण के युद्ध में जिस सम्मोहन अस्त्र के बारे में लिखा गया है उसे भी कल्पना माना जाता था, लेकिन अब जब जैविक युद्ध हो रहे हैं, जब ये भी कहा जाता था ना कि एक ऐसा बाण चलाया जाएगा कि महिलाओं के भ्रूण खत्म हो जाएंगे, बच्चे पैदा होने के पहले मर जाएंगे, पहले तो कल्पना माना जाता था। अब परमाणु युद्ध में यही सारी बातें कही जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत विस्तार से इन किताबों में लिखा गया। पढ़िए, शोध करिए, जिसको संदेह होता जाइए इन किताबों को पढ़िए, चैलेंज करिए। वो अपने रेफरेंसेस लिख रहे हैं कि उन्होंने ये चीज़ें कहाँ से लिखी हैं, उनको पढ़िए, उन्होंने कहाँ से लिखी है उन रेफरेंसेस के लिए जाइए, तब आप बात करिए। उसके पहले विरोध मत करिए और उसके पहले ये मत बोलिए कि ये सच नहीं है, ये वो है, ये वो। अरे पहले जान तो लो, जाओ तो। संस्कृत आती है, संस्कृति नहीं आती है ज्यादातर वैज्ञानिकों को। जिन वैज्ञानिकों को संस्कृत नहीं आती वो संस्कृत के स्क्रिप्चर पर कमेंट कैसे कर सकते हैं, कहां से कर रहे हैं? और जो उनको कथा सुनाते हैं, कथा सुनाने वाले कथा सुनाने के हिसाब से सुनाएंगे, कभी वो रिसर्च के हिसाब से नहीं सुनाएंगे। तो जो सुनाने वाला गलत है, सुनने वाला गलत है, तो आपके सामने क्या निकल कर आएगा? गलत ही तो निकल कर आएगा ना। प्रसिद्ध पुस्तक द बरमुडा ट्रायंगल सहित अनेक वैज्ञानिक पुस्तकें लिखने वाले चार्ल्स बर्लिट्ज के बारे में अब यहाँ पर लिखा गया कि यदि आधुनिक परमाणु युद्ध सिर्फ कपोल कल्पना नहीं वास्तविकता है, तो निश्चित भारत के प्राचीन ग्रंथों में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे समय से कहीं आगे है। 400 ईसा पूर्व लिखित ज्योतिष ग्रंथ में ब्रह्मांड में धरती की स्थिति, गुरुत्वाकर्षण नियम, ऊर्जा के गतिकीय नियम, कॉस्मिक किरणों की थ्योरी आदि के बारे में बताया जा चुका है। वैशेषिका ग्रंथ में भारतीय विचारकों ने परमाणु विकिरण, इससे फैलने वाली विराट ऊष्मा तथा विकिरण के बारे में अनुमान लगाया है। इसका स्रोत क्या है वो भी बता देता हूँ। डूम्सडे 1999 में चार्ल्स बर्लिट्ज ने लिखी है। 123 और 124 नंबर के पेज पर यह बात मिलती है। खैर,
मैं आपको आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में तो वैमानिकी शास्त्र के ऊपर ये महत्वपूर्ण बात थी। भारद्वाज महर्षि का जो ग्रंथ था वो तो खत्म कर दिया गया, ये जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। इन जानकारियों को हमारे बच्चों को बताना जरूरी है और पूरे शोध के साथ। क्यों? क्योंकि वो जब आगे आएंगे तो उनके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, अपनी परंपरा के प्रति, अपने स्क्रिप्चर्स के प्रति गौरव का अनुभव होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें सहयोग करेंगे। इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किस तरह से क्या अंतरिक्ष यात्री हमारी धरती पर आए और जिनको हम देवता समझते हैं, अश्विनी कुमार कहते हैं, क्या वो ऐसे अंतरिक्ष विमानों के जरिए यहां पर आते थे? इस पर क्या कहते हैं यही अंग्रेज लेखक, मैं फिर कपोल कल्पना और पुराणों की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने क्या शोध किया है, वो किस तरीके से लॉजिकल एंडिंग पर जाते हैं, ये अगले वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।